जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वेब में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और विदेश के जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और छोटा सा वीडियो, ये 30 मिनट का वीडियो में हम वन लाइनर के अंतर्गत टॉप ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी बच्चे देखिए यूपी आरओ या एआरओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी चलेगा वीडियो, ठीक है। और जो बच्चे एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सामान्य ज्ञान तो वही है, चाहे देखिए एसएससी एग्जाम हो या फिर यूपी आरओ या ये आरओ एग्जाम हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन बच्चों को भी मदद मिल जाए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप कोशिश यही करेंगे कि स्क्रीनशॉट करते चलें। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कर लीजिएगा कि कॉपी पेन साथ में रख लीजिएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं आप उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, करंट अफेयर्स, इतना आपको याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट में करंट अफेयर्स के रिलेट करके यहाँ पर बताऊंगा उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए, टॉप 100+ की सीरीज में आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है, देखिए, भारत का पहला जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया था? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय के लिए भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था। इतना आपको यहां से याद रखना है। जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग होता क्या है और किसके द्वारा यह दिया जाता है, इतना आपको और समझना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा, देखिए समय लगेगा इस प्रश्न में, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए तो देखिए, जीआई टैग आखिर होता क्या है? जीआई टैग होता है, जिसको हम देखिए इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक संकेतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? भैया जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग किसके लिए दिया जाता है? तो ऐसे उत्पाद, ठीक है, ऐसे उत्पाद जो अपने देखिए ख्याति प्राप्त है, जिनको जो प्रसिद्ध हैं, जैसे देखिए आगरा का पेठा हो गया, ठीक है, तो जो अपनी पहचान देश और विदेश में बनाए हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाता है? जीआई टैग, ठीक है, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न आपसे कैसा पूछ सकता है, समझिएगा। यहां पर देखिए प्रश्न बन सकता है कि 2023 के लिए आपसे करंट अफेयर्स से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों या वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो याद रखना है कितनी वस्तुओं को? 7 वस्तुओं को मिला है, ये आपको याद रखना है। आप क्रम से इनको नोट कर लीजिएगा और बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हमें मिला था किसके लिए? दार्जिलिंग की चाय के लिए पहला उत्पाद है, दार्जिलिंग की चाय के लिए जीआई टैग मिला था, ठीक है। लेकिन 2023 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, 2023 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहला जो आपको याद रखना है अमरोहा की ढोलक, ठीक है। किसके लिए? अमरोहा की ढोलक के लिए, ठीक है। किसको मिला है? अमरोहा की ढोलक के लिए। दूसरा याद रखना है, ठीक है, महोबा का जो गौरा, ठीक है, महोबा का गौरा जो हस्तशिल्प है, ठीक है, गौरा पत्थर का हस्तशिल्प के लिए मिला है। तीसरा देखिए मैनपुरी की तारकासी के लिए मिला है, ठीक है, जीआई टैग। इसके अलावा देखिए 3 हो गए। चौथा जो आपको याद रखना है, बागपत का जो साज सज्जा का सामान होता है ना, घरों का सामान सजाने के लिए, ठीक है, जैसे दीपावली के लिए जो झूमर उमर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो साज सज्जा का सामान है वो किसको मिला है? बागपत, ठीक है, बागपत को मिला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाराबंकी की हथकरघा उद्योग के लिए मिला है, ठीक है, हथकरघा उद्योग के लिए मिला है, ठीक है। और कालपी, ठीक है, कालपी को मिला है हस्त निर्मित कागज के लिए, ठीक है। और संबल हॉर्न
क्राफ्ट के लिए मिला है। तो ये 7 उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश के जिनको 2023 का जीआई टैग मिला है। चलिए अब फटाफट हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज के इस टॉप 100 प्लस की सीरीज में हमको देखना है। चलिए थोड़ा सा इसमें हमें टाइम लगा, अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, भैया राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको हम नीरी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, नीरी के रूप में भी हम इसको जानते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है तो नागपुर में है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आलू अनुसंधान संस्थान यदि पूछता है तो भैया आप बोलेंगे सीधा सीधा कि कहां पर है, शिमला में है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वन प्रबंधन, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं कि वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कि भोपाल में है, ठीक है। अब भोपाल की बात कहिए भैया तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यदि वन की बात की जाती है कि सबसे ज्यादा वन किस भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत कहां पर ज्यादा है भैया, तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, जो भारत की मुख्य नगरी या फिर जिसको बोलते हैं हम हेड के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इतने पॉइंट। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है भैया, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो नर्मदा नदी की बात करते हैं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, पहले तो आपको नोट करना है, प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर भारत में भैया, ठीक है, भारत में, पहले तो नोट कर लीजिए, पूछता है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। कुल लंबाई की बात करते हैं भैया, तो कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, ठीक है। कितना सफर करती है, 1312 किलोमीटर लंबी है। यदि बात करते हैं कि इसका उद्गम कहां से है, तो उद्गम की बात करते हैं भैया, कहां से निकलती है नर्मदा नदी, तो देखिए अमरकंटक से। मैकाल पहाड़ियां, मध्य प्रदेश की मैकाल पहाड़ियों से दो, ठीक है, मैकाल पहाड़ियां हैं और मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है, क्या है अमरकंटक। और अमरकंटक से भैया दो नदियां निकलती हैं, एक तो निकलती है सोन नदी, ठीक है, जो पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और जो दूसरी नदी निकलती है भैया जो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम नर्मदा नदी, और यही भारत की सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए यदि पूछता है कि इसका अंत कहां हो जाता है, कहां पर होता है, तो अरब सागर में जाकर मिलती है। और इसके अलावा बात करते हैं कि अरब सागर में कहां पर मिलती है, तो भैया गुजरात का जो खंबात का खाड़ी है, गुजरात का जो खंबात का खाड़ी है वहां पर जाकर मिल जाती है। इतना आपको नर्मदा नदी से याद रखना है, इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि देखिए मुंडेरा बाजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यूपी जीके के अंतर्गत प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कह रहा है कि मुंडेरा बाजार गोरखपुर का, करंट अफेयर से भी प्रश्न बन सकता है यहां से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मुंडेरा बाजार गोरखपुर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो क्या रख दिया गया है, चोरा चोरी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, चोरा चोरी उसका नाम रख दिया गया है। चोरा चोरी नाम क्यों रख दिया गया है, क्योंकि देखिए जो मुंडेरा बाजार था यहां पर घटित हुई थी चोरा चोरी की घटना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चोरी चोरा कांड के नाम से भी जानते हैं हम, आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंतर्गत चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। प्रश्न बनता है कि जो चोरी चोरा कांड है ये कब घटित हुई थी ये घटना, तो ये घटित हुई थी भैया, कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। मुंडेरा बाजार का नाम क्या कर दिया गया है, चोरा चोरी कर दिया गया है। चोरा चोरी कांड कब घटित हुआ था भैया, ये घटना कब घटी थी, ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को घटी थी। और 22 से ही आपको यहां पर याद रखना है कि भैया 1922 और 22 में जो 22 है यहां पर क्या याद रखना है, याद रखना है कि जो भैया पुलिस थाना था, जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था हमारे देश में, ब्रिटिश शासन के दौरान यहां पर गोरखपुर में जो मुंडेरा बाजार है यहां पर पुलिस हुआ करता था, पुलिस का जो थाना हुआ करता था, इसी थाने में भैया जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे इनके द्वारा क्या किया गया था, 22 जो पुलिस वाले थे, ठीक है, जो 22 पुलिस वाले थे ब्रिटिश सरकार की ओर से,
उनको क्या है इसी थाने में बंद कर दिया गया था और जलाकर उस थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे जल करके वो सभी लोग राख हो गए थे। ठीक है, तो कितने पुलिसकर्मी जले थे ये भी आपको याद रखना है। 22 जले थे। कहां पर जले थे भैया? चोरा चोरी जगह पर। ठीक है, मुंडेरा बाजार का नाम क्या कर दिया गया? चोरा चोरी कर दिया। गोरखपुर से संबंधित है तो महत्वपूर्ण भी है। चलिए, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या है? देखिए, पूछता है कि काकोरी कांड, जो काकोरी कांड की घटना हुई थी लखनऊ के समीप हुई थी, काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, ये भी आप समझ रहे होंगे। देखिए, जो ट्रेन जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ट्रेन चलाई जा रही थी उस पर जो खजाना भरा हुआ था उसी को तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लूट लिया था। ठीक है, तो जो भी सामान उनका खजाना भरा हुआ था उसको लूट लिया था। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। और काकोरी घटना कब घटित हुई थी? काकोरी घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अब प्रश्न कैसे बन सकता है? यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा काकोरी जो कांड है इसका नाम क्या रख दिया गया है बदलकर? तो देखिए क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, एक्शन नाम रख दिया गया है। तो पहले काकोरी कांड था, अब क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। इसी प्रकार से मुंडेरा बाजार गोरखपुर का नाम चोरा चोरी रख दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये यूपी स्पेशल प्रश्न था। ठीक है, यूपी जीके से संबंधित, तो इसलिए आपको बताना जरूरी था। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में तेंदुपत्ता, कह रहा है कि भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भैया? तो मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, यदि सबसे ज्यादा उत्पादन की बात कर रहा है, देखिए, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि इसका उपयोग कौन कर रहा होगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपयोग की बात करते हैं तो देखिए तेंदुपत्ता का उपयोग कहां कहां पर होता है पहले तो आपको समझना है। तो सबसे ज्यादा जो तेंदुपत्ते का उपयोग होता है वो होता है बीड़ी बनाने के लिए। ठीक है, किसमें होता है? बीड़ी बनाने के। ठीक है, बीड़ी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न बनता है भैया कि भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो बीड़ी बनाने का काम है वो कहां पर होता है भैया? तो सबसे ज्यादा बीड़ी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाई जाती है? प्रयागराज में बनाई जाती है। ठीक है, जो प्रयागराज जिला है, ठीक है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। बीड़ी हो गई और तंबाकू, दोनों प्रयागराज में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। चलिए, अगला प्रश्न, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति भैया, टोडा जनजाति कहां की जनजाति है? ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भैया नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं कहां पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, कहां पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। और जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है टोडा चोटी है। क्या है? टोडा चोटी है। टोडा बेटा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, टोडा बेटा के नाम से जानते हैं जो सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के नाम पर, इसी स्थान के नाम पर इस जनजाति का नाम रख दिया गया है। क्या है? टोडा जनजाति। तो आपसे पूछता है कि टोडा, ठीक है, टोडा चोटी किसकी है भैया? तो नीलगिरी पहाड़ियों की है। और नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं तमिलनाडु में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर कि अन्ना मुदाई है। ठीक है, कौन सी है? अन्ना मुदाई। ठीक है, चलिए, और दूसरा जो नंबर आता है वो है नीलगिरी पहाड़ियों का या फिर टोडा पहाड़ी का। चलिए देखिए, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। यदि आपसे पूछता है कि लेबनान की मुद्रा क्या है, तो लेबनान की जो मुद्रा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए देश की मुद्रा और राजधानी दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है भैया? लेबनान की जो मुद्रा है वो है पाउंड और राजधानी की बात करते हैं तो है बेरूत। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, IMP। चलिए, पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे। कह रहा है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? ठीक है, तो पहला तो देखिए किस देशांतर का समय है? 82.5 डिग्री, जो ईस्ट देशांतर की रेखा होती है इसी को हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि ग्रीनविच रेखा से जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, इसका कितने
घंटे आगे समय चलता है। तो कितने घंटे चलता है भैया? 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, जैसे देखिए जो ग्रीनविच रेखा है, जो अपनी देशांतर जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और जो 82.5 डिग्री ईस्ट की जो रेखा होती है देशांतर रेखा, उसको हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। अब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यह प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे सर कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ट्रिक जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए ट्रिक है आपकी कि उमा एसी चलते ही उड़ गई, एसी चलते ही उड़ गई। ठीक है, उड़ गई। तो देखिए उमा से यहां पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मां से मध्य प्रदेश हो जाएगा। 5 राज्य देखना है आपको। ठीक है, तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, एसी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, और चलते से यहां पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उड़ से हो जाएगा यहां पर उड़ीसा हो जाएगा। तो कितने होगा भैया? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि उत्तर प्रदेश की बात करता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में यह रेखा कहां से? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इतना आपको यहां से पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये यूपी जीके का प्रश्न है, तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है देखिए किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो निष्प्राण क्षेत्र किसको कहा जाता है? जिसको हम बोलते हैं डेड हार्ट ऑफ एशिया। तो पहले तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछता है भैया कि दुनिया की छत किसको बोला जाता है? दुनिया की छत किसको बोलते हैं? तीसरा जो आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा पठार है भैया? पामीर का पठार, या फिर जिसको हम बोलते हैं तिब्बत के पठार के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एशिया का निष्प्राण क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा जो यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि दुनिया की छत, या जिसको हम विश्व की छत बोलते हैं, दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर पठार को कहा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है भैया? पामीर का पठार है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि तिब्बत पठार के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि भारत का पठार कौन सा है सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है भैया? दक्कन का पठार है। ठीक है, कौन सा है? दक्कन का पठार है। और सबसे ऊंचा यदि पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कौन सा है? लद्दाख का पठार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं भैया? द्रवित धातु है एक आपका। ठीक है, कौन सी है भैया? मरकरी को जानते हैं। जो क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं किसको? पारे को जानते हैं, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। कैसी है भैया? द्रव अवस्था में ये धातु रहती है। ठीक है, द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है, चलिए योर्त, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, पूछता है कि योर्त किस जनजाति का घर है? किसका घर है भैया? किर्गिज जनजाति का है। और यदि पूछता है कि किर्गिज जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो किर्गिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? किर्गिज जनजाति है। ठीक है, इसके अलावा पूछता है कि इग्लू, ठीक है, इग्लू जनजाति, सॉरी इग्लू घर किसका है? किस जनजाति का घर इग्लू है? ठीक है, तो बर्फ से बना हुआ घर होता है इग्लू है। और किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो एस्किमो जनजाति के द्वारा ये घर बनाया जाता है। एस्किमो जनजाति के रहने का स्थान है कौन सा है भैया? इग्लू है। और यदि एस्किमो जनजाति पूछता है कि कहां पर पाई जाती है, तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है कनाडा हो गया। ठीक है, और साइबेरिया का जो क्षेत्र हो गया वहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए देवप्रयाग भैया, तो देवप्रयाग देखिए भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम जहां पर होता है दोनों नदियों को, उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। और पूछता है कि देवप्रयाग कहां पर है, तो देवप्रयाग है उत्तराखंड में है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए रेगुर मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी देखिए काली मिट्टी हो गया, कपासी मिट्टी हो गया। ठीक है, कपासी मिट्टी हो गया। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं हम? काली मिट्टी को ही बोलते हैं। जो काली मिट्टी होती है, इसमें यदि पूछता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास का होता है। और इसी कारण से इसको बोला जाता है कपासी मिट्टी बोला जाता है। यदि पूछता है कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी भारत के किस
प्रदेश में देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पर मिलती है भैया? महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी कारण से आपको ये भी समझना है कि जो कपास है सबसे ज्यादा उत्पादन पूछता है कि कपास का किस राज्य में होता है भारत के, तो महाराष्ट्र राज्य में होता है। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर किस में राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक पर्यटक स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो, ठीक है, नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के लिए भेजा था। ठीक है, बृहस्पति, भैया बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति कौन क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़े ग्रह के रूप में हम इसको जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसी का भैया बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के हैं। ठीक है, और यदि पूछते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं। और यदि प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो वो भी किसका है? बृहस्पति ग्रह का है, जिसको हम बोलते हैं गैनीमेड के रूप में जानते हैं, गैनीमेड। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए लक्षद्वीप, तो देखिए लक्षद्वीप कह रहा है कि किस प्रकार का द्वीप है? लक्षद्वीप को बोलते हैं हम कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति आपने सुनी होगी, ठीक है, कैल्शियम से बनी होती है। ठीक है, और जो प्रवाल जो मूंगे होते हैं उन्हीं के कारण इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया, और दूसरा जो आपको याद रखना है वो है मालदीव। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव, मालदीव और लक्षद्वीप दोनों कैसे हैं? कोरल द्वीप के उदाहरण है, इसको भी आपको याद रखना है। पूछता है आपसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ कहां पर पाई जाती है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है कहां पर भैया? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यह पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ के भी नाम से जानते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कह रहा है कि वंगम पल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए है। जो आंध्र प्रदेश का वंगम पल्ले क्षेत्र है वो किसके लिए? हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यदि पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो पन्ना की घाटी है, ठीक है, पन्ना की घाटी में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में यदि हीरा पूछता है कि हीरा का उत्पादन कहां पर होता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा पूछता है तो आप कहेंगे सर कि बांदा हो गया और मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर दोनों जिले हीरा उत्पादन के लिए बेस्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो देखिए गोलार्ध की बात कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी को देखिए जो विषुवत रेखा है दो भागों में बांटती है। ठीक है, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, ये विश्व के जो विश्व है हमारा, ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी, इसको दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। ठीक है, अब यदि देखिए आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप कहेंगे सर 21 जून को होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा यदि कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है, किस डेट को होता है, तो भी आप क्या कहेंगे सर कि 21 जून को होता है। ठीक है, पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो 21 जून को ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया कहां पर आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं भैया? तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं हो गई किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे मौसम संबंधी घटनाएं समझते हैं ना आप, जैसे देखिए चक्रवात आ रहे हैं। ठीक है, चक्रवात आ रहे हैं। ठीक है, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है। इसके अलावा देखिए आंधी तूफान आ रहा है। ठीक है, आंधी तूफान हो रहा है। ठीक है,
आंधी तूफान, तो किस मंडल में ये सभी क्रियाएं होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो देखिए समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, पहले तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, समताप मंडल में क्या क्या होता है? जो वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुयान पूछता है कि किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए, कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच में जो नदी है वो है काली नदी, जिसको हम शारदा नदी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, शारदा नदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य में। यह बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य में। ठीक है, कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आप कहेंगे सर कौन सी नदी है? शारदा नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध, देखिए डॉनबास कोयला क्षेत्र, जो डॉनबास कोयला क्षेत्र कहां पर है? यूक्रेन में है। ठीक है, हम्बोल्ट की धारा, देखिए हम्बोल्ट की धारा कहां पर पाई जाती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। ठीक है, जो धारा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट धारा बोलते हैं। और हम्बोल्ट धारा यदि पूछता है कि कैसी धारा है, तो हम्बोल्ट धारा कैसी धारा है? एक ठंडी जल धारा है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि पेरुवियन जलधारा, पेरुवियन जलधारा कहां पर है, तो पेरुवियन जलधारा और हम्बोल्ट धारा दोनों ही एक ही नाम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का कह रहा है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। देखिए, भारत का पूछता है कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम निकोबार पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, निकोबार पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम से भी जानते हैं। यदि पूछता है कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी, ठीक है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल बोलते हैं जिसको। ठीक है, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पूर्व उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। यदि पूछता है कि सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी है सरक्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरक्रीक है। ठीक है, और सबसे पूर्वी यदि पूछता है तो सबसे पूर्वी है किबिदु। ठीक है, किबिदु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है? तो देखिए आयन मंडल। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, देखिए क्षोभ मंडल मैंने बता दिया आपको कि मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर सबसे ज्यादा घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए वायुयान कहां पर सबसे ज्यादा उड़ाए जाते हैं, किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। पूछता है कि कौन सा मंडल है जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री, ठीक है, कितना -100 डिग्री पहुंच जाता है, -100 डिग्री पहुंच जाता है, वो कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य मंडल में जो टेम्परेचर है कितना -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, और आयन मंडल है जो आपका, ठीक है, आयन मंडल में क्या है? रेडियो तरंगें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली, ठीक है, एटा जनजाति कह रहा है, तो कहां पर पाई जाती है भैया? एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो देखिए एक ओर से कहां पर मिलती है? चीन से कह रहा है, और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है। किस राज्य की मिलती है भैया? तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए किरा नहर, तो देखिए किरा नहर किस देश में है? थाईलैंड में है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछता है कि केपी नहर कहां पर है, केपी नहर कहां पर है, तो देखिए केपी नहर कहां पर है? भारत में है। ठीक है, कहां पर है? भारत में है। और इसी का जो दूसरा नाम है वो है बकिमघम, बकिमघम नहर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कहां पर है भैया? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, केपी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यदि पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा नहर है। ठीक है, इंदिरा नहर है। ठीक है, चलिए यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए
कह रहा है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का भाग कौन सा पड़ता है। तो जो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो भाग है वो कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं हम, हिमालय। नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। यदि पूछता है कि तीस्ता से लेकर, ठीक है, सॉरी, काली नदी से लेकर और सतलज नदी तक का भाग को क्या बोलते हैं, सतलज नदी तक के भाग को। तो काली नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो भाग है उसको बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं, ठीक है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, जिसको हम उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है कि भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। ये हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो दूसरा स्थान है। हाल ही में तो देखिए लगभग ये संभावना है कि भारत की जनसंख्या प्रथम स्थान पर आ चुकी है, ठीक है। लेकिन हम जनगणना अभी 2011 से जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। तो जो हम अभी मानेंगे किसकी बात करेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार ही बात करेंगे, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। यदि पूछता है कि पहला स्थान किसका है, तो भैया देखिए एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत। तो पहला स्थान किसका है, रूस का है, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा चीन का है, ठीक है, अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया फिर, ठीक है, और 7वां स्थान किसका है, भारत का हो गया। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए वर्तमान में देखिए हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, तो भूविवर्तनिक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि हिमालय किसका उदाहरण है, तो हिमालय भैया बलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा, बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, बलित पर्वत। चलिए मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो किन दो देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। या फिर बोल सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो है कौन सी जल संधि, पाक जल संधि अलग करती है। चलिए भारत में कांच के कुटीर उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। देखिए फिरोजाबाद चूड़ी उत्पादन के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा भैया, फिरोजाबाद है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। पूछता है कि फिरोजाबाद शहर और जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो देखिए फिरोजाबाद शहर और जौनपुर शहर दोनों की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक था, ठीक है। कौन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना और फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछता है कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर के द्वारा, ठीक है, सिकंदर के द्वारा की गई थी। यह भी आपको याद रखना है, तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बोकारो कह रहा है, देखिए बोकारो तथा कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे, तो भैया किसके मदद से स्थापित किए गए थे, पूर्व, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ जिसको हम रूस भी बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, रूस की मदद से, ठीक है। तो देखिए बोकारो कहां पर है, बोकारो है झारखंड में है, ठीक है, ठीक। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पर है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में, ठीक। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से स्थापित किया गया था। यदि पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसी के दौरान भिलाई इस्पात, सॉरी द्वितीय, ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखिए मूक घाटी को क्या बोलते हैं हम, शांत घाटी के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है, शांत घाटी। तो कह रहा है कि शांत घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित है, तो ये किस राज्य में है, केरल राज्य में है, ठीक है। यदि पूछता है कि विश्व, देखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक डाइवर्सिटी कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो वो है शांत घाटी पर। और शांत घाटी कहां पर है भैया, केरल में है। यदि आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कि फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
यदि आपसे पूछता है कि नंदा देवी कहां पर है, नंदा देवी पर्वत कहां पर है, तो नंदा देवी पर्वत भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। यह भी आप याद रखिएगा। देखिए जो फूलों की घाटी है, ये फूलों की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए फूलों की घाटी प्रसिद्ध है, इस पर कम से कम 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, फूलों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए बड़े ही सुपर फास्ट तरीके से वन लाइनर में आज का ये वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं, और ठीक है 100 प्लस, ठीक है ऐसे कम से कम 400-500 एक प्रश्न मैं करा रहा हूं, साथ में आपको 4 से 5 प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। चलिए कह रहा है देखिए देश का पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहां पर है, तो कहां पर है भैया, रानीखेत में है। याद रखना है रानी खेत नहीं है, रानी पेट है, ठीक है। रानी खेत कहां पर है, तो रानी खेत और रानी पेट में आपको अंतर करना है। रानी खेत है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, और रानी पेट कहां पर है, चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है रानी पेट। और यहां पर देश का पहला सुपर खाद, ठीक है, सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहां पर लगाया गया था, तो रानी पेट, चेन्नई या फिर मद्रास में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहां किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है, चित्तरंजन। चित्तरंजन कहां पर है भैया, तो रेल, देखिए चित्तरंजन की बात कर रहे हैं, तो चित्तरंजन कहां पर है, चित्तरंजन है पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर है, ठीक है, झारखंड की सीमा पर है, ठीक है। चित्तरंजन जो क्या करता है भैया, रेल के जो बिजली से चलने वाले इंजन है इनका निर्माण किया जाता है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ठीक है, डीजल से चलने वाले रेल के इंजन कहां पर बनाए जाते हैं, तो डीजल से चलने वाले भैया कहां पर बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहां पर है भैया, पश्चिम बंगाल में है। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में कहां पर है, मथुरा में है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जौनसारी, खैरवार, थारू जनजातियां, ठीक है, कह रहा है कि मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं, तो किस राज्य में निवास करती हैं, ठीक है, उत्तराखंड में करती हैं, ठीक है। लेकिन थारू जनजाति की बात करते हैं, यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है थारू जनजाति है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। पूछता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है, तो कौन सी जनजाति है भैया, थारू जनजाति है, ठीक है। पूछता है कि जो खैरवाड़ जनजाति है, कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य, खैरवाड़ जनजाति के द्वारा की जाती है। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में खैर जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में खैरवाड़ जनजाति कहां पर मिलेगी, सोनभद्र में मिलेगी, ठीक है। और जो थारू जनजाति है ये सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी, तो ये है आपकी गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति। लेकिन देखिए जो जौनसारी जनजाति है ये कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कह रहा है कि नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है, तो कहां पर निकलता है भैया, तमिलनाडु में। जो नेवेली है किसके लिए जाना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए जाने वाला एक क्षेत्र है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां पर कोयला निकलता है, ठीक है, तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश में कोयला निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगरौली, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंगरौली बोलते हैं, सिंगरौली सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कांच बालू के लिए कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, कांच बालू का उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कांच बालू के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, तो देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर पाई जाती है, हवाई द्वीप यूएसए, ठीक है, कहां पर है, हवाई द्वीप पर है, ठीक है, हवाई द्वीप पर है, कहां पर है, यूएसए में, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कहां पर है भैया, जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, और कहां पर है, तो हवाई द्वीप यूएसए में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि भूमध्य
सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? कुंजी मीन्स चाबी, बोलते हैं ना कुंजी, या बोल सकते हैं कि भूमध्य सागर की चाबी किसको कहा जाता है? तो देखिए भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किस किस को अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए जल संधि थोड़ा सा समझिएगा किसको बोलते हैं। देखिए जल संधि होती है कि जो जल क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दो ऐसे जल क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? हम जल संधि बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि जो दो स्थल क्षेत्रों को अलग करने का काम करती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जल संधि बोलते हैं। तो देखिए जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को किसके साथ में? अटलांटिक महासागर के साथ में जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो जिब्राल्टर संधि को बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। चलिए देखिए हिमालय की कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देव घाटी। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी हिमालय में घाटी हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए एक तो कुल्लू हो गया, ठीक है, कांगड़ा घाटी हो गया, ठीक है, इसके अलावा लाहौल स्पीति हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। ये सभी घाटियां कहां पर हैं? यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका को कह रहा है कि जल डमरू मध्य कौन सा अलग करता है? तो देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य करता है। कौन कौन से सागर जोड़ता है भैया? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो है बेरिंग सागर, ठीक है, जो किसका? प्रशांत महासागर का है। ठीक है, बेरिंग सागर को जोड़ता है या अलग करता है, ठीक है, किसके साथ में? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाला दर्रा तो कहां पर है? नीलगिरी में है। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में। ठीक है, किसको जोड़ता है? कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा है। ठीक है, पाल घाट दर्रा जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? सबसे बड़ा दर्रा, तो भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जहां से होकर, देखिए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, पहले तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो है प्यांगपा दर्रा। ठीक है, प्यांगपा दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश पर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए खाद्यान्न उत्पादन में। तो खाद्यान्न उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, किस किस में? गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं उत्पादन में, ठीक है, आलू उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा पूछता है देखिए मवेशियों की संख्या कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ठीक है, मछली उत्पादन में भी, ठीक है, मछली उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो गेहूं उत्पादन हो गया, आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, मछली उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और दूध उत्पादन में, ठीक है, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा यदि पूछता है कि चीनी के उत्पादन कहां पर होता है, तो चीनी का उत्पादन भी कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए देखिए कह रहा है बाढ़ के मैदान का उच्च भाग, जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसको क्या बोलते हैं? बांगर मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जलोढ़ है, जो जलोढ़ है वो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, भारत में जलोढ़ मिट्टी पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यदि उत्तर प्रदेश में पूछता है तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दो भागों में बांटते हैं। जो पुरानी जलोढ़ है उसको क्या बोलते हैं? हम बांगर बोलते हैं। और जो बांगर होती है इसमें ज्यादातर कंकड़ पत्थर होंगे। ठीक है,
और जो भी नदियों के द्वारा जो भी अपशिष्ट जो लाए जाते हैं वो भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी कारण से इतनी ज्यादा जो पुरानी जलोढ़ होती है वो कम उपजाऊ होती है, ठीक है, कम उपजाऊ। और जो खादर होती है, ठीक है, खादर, उसको बोलते हैं हम नई जलोढ़, ठीक है। तो नई जलोढ़ सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चलिए, चिल्का झील। चिल्का झील किस प्रकार की? लैगून झील है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी झील की बात करता है कौन सी है? तो चिल्का झील है, ठीक है। इसके अलावा लैगून झील भी है, ठीक है। पूछता है कि मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की कौन सी है भैया? मीठे पानी की है बुलर झील, ठीक है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकोंडा तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए पूछता है आपसे कि कोरोमंडल तट कहां पर है? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछता है कि उत्कल तट। तो उड़ीसा का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट, ठीक है। बोलता है कि मालाबार तट। मालाबार तट, तो मालाबार तट है जो कहां पर है भैया? केरल का तट है, उसको बोलते हैं मालाबार तट। और जो मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है वो कौन सा तट है? विश्व प्रसिद्ध है वो है मालाबार तट, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहां पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। चलिए देखिए, भारत की कह रहा है कि कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? तो कौन सी है भैया? नर्मदा नदी है, ठीक है, हम बात कर चुके हैं। चलिए देखिए, भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। कहां, कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी बताया था अभी भैया कि नीलगिरी कहां पर है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। यदि पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ, ठीक है, कच्छ का रण, ठीक है। जो कच्छ है कहां पर है? वो ये गुजरात में है, ठीक है, ठीक है। और पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा कहां पर है? असम में, ठीक है। सबसे बड़ा कच्छ का है और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, ठीक है। यदि पूछता है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। और पहला कौन सा था? नीलगिरी है। चलिए, अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो अलेपी बंदरगाह कहां पर है? केरल में है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्यालय कहां पर है भैया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इसको भी याद रखिए। पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में, ठीक है। पूछता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना। तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, तो कृष्णा नदी की आपको दो परियोजनाएं याद रखनी है। एक तो देखिए नागार्जुन परियोजना हो गई, दूसरा याद रखना है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, ठीक है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहां पर है? पूछता है कि किस प्रदेश में है। तो जो नागार्जुन है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। दोनों देखिए, तीन बताऊंगा यहां पर, एक तो आपकी नागार्जुन हो गई, दूसरा याद रखना है अलमाटी। तो अलमाटी है कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है। और कहां पर है यदि पूछता है तो कर्नाटक में है, ठीक है। और जो तीसरी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए पूछता है कि कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कलपक्कम। तो देखिए कलपक्कम को हम जानते हैं इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, इसका नाम है ये दूसरा, याद रखिएगा, ठीक है। कलपक्कम कहां पर है भैया? तमिलनाडु के कलपक्कम में है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। देखिए प्रश्न बनता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो ठीक है, पहला कौन सा है भैया? तारापुर का है, ठीक है, तारापुर का। और पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। कहां पर है? बुलंदशहर, बुलंदशहर। और यदि पूछता है कि किस नदी पर है, तो भैया नदी को याद रखना है, गंगा नदी पर, ठीक है। चलिए, बेलाडीला, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगरतला, अगरतला है भैया किसकी राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत है? शीतोष्ण वन, तो 7% है। पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन, ठीक है, सबसे ज्यादा वन, तो सबसे ज्यादा वन है कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछता है कि बाघों की संख्या कहां पर है, तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है कहां पर है भैया? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भारत का हृदय कहा जाने वाला प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सोनभद्र में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? देखिए जैरे है, कौन सा है? जैरे, ठीक है। इराक का पुराना नाम कौन सा है भैया? मेसोपोटामिया के नाम से हम जानते हैं। देखिए प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मेसोपोटामिया से। देखिए क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, ठीक है, हिस्ट्री से बनता है, वो जीके के अंतर्गत ही पूछेगा, ठीक है। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं रही हैं विश्व में, तो आपको देखिए नोट कर लेना। पहला याद रखना है, एक तो देखिए चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी रही है समकालीन, ये पूछे गए प्रश्न बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा याद रखना है मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तीसरा याद रखना है मेसोपोटामिया या फिर बोलते हैं इराक की सभ्यता, इराक की सभ्यता। तीनों सभ्यताएं किसके समकालीन रही हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही हैं, ठीक है। या बोल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता रही है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, जिसको हम चीन की सभ्यता भी बोलते हैं और मिस्र की सभ्यता भी, ठीक है। चलिए, नियाग्रा प्रपात, तो नियाग्रा प्रपात कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। पूछता है कि किस नदी पर है भैया, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सी? नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा, तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है, देखिए किस जलप्रपात को बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। और पूछता है किस नदी पर है, तो यह भी आपको याद रखना है, इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा, ठीक है। यदि पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकल, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। किस नदी पर है? बराही नदी पर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, वारसा, वारसा किस देश की? पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। और मुद्रा भी आपको याद रखना है, पोलैंड की मुद्रा क्या है? जिलोटी, ठीक है। राजधानी वारसा है और मुद्रा क्या है? जिलोटी है, जिलोटी है, ठीक है, जियोटी नहीं, जिलोटी। चलिए, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, कहां पर है भैया? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3118 है, ठीक है। चलिए, पूछता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी
सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। पूछता है कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश में, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश में क्या बोला जाता है इसको? तो पद्मा के नाम से जानते हैं हम इसको। ठीक है। जो गंगा नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। देखिए पूछता है कि भारत का पहला स्टील प्लांट कौन सा है? तो भारत का पहला है जमशेदपुर, जमशेदपुर टाटा। ठीक है, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट। चलिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, इसको याद रखिए। पूछता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। ठीक है। ठीक है। पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है भैया काराकोरम। ठीक है, काराकोरम है। ठीक है, जिसको हम माउंट K2 के नाम से भी जानते हैं, K2 गॉडविन स्टैंड। ठीक है। लेकिन पूछता है कि भारत में जो पूर्णतः भारत में है, देखिए काराकोरम पूर्णतः भारत में नहीं है, तो भारत में सबसे बड़ी चोटी बताना है जो पूर्णतः भारत में हो, कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में है। चलिए देखिए जो अरावली पर्वत है, ठीक है, पूछता है कि सबसे प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? पर्वत श्रृंखला। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला विश्व में भारत में कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए देखिए भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को और दक्षिण गंगा के नाम से पूछा जाता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा, यहां पर प्रश्न थोड़ा हमारा गलत हो रहा है। देखिए देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा याद रखिएगा, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। इसके अलावा देखिए वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी किसको जानते हैं? गोदावरी नदी को जानते हैं। चलिए देखिए पूछता है प्रश्न आपसे कि भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? गोदावरी नदी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नारियल के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। ठीक है, याद रखिएगा कुछ आपको नोट करना है, जैसे गेहूं उत्पादन, चावल। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन में कौन सा दूसरा स्थान है भारत का? चावल उत्पादन में भी दूसरा है। ठीक है। पूछता है मवेशियों की संख्या, तो मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए इसके अलावा अभ्रक उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान रखता है। चलिए फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में, तो देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रेखा है उसको मैगिनॉट बोलते हैं। ठीक है। पूछता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ। ठीक है, खतरे की रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। पूछता है कि भारत और चीन के मध्य में, तो भारत और चीन के मध्य में है मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन सर के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, उन्हीं के नाम पर इस रेखा को रखा गया है। चलिए नेफा, तो नेफा किस राज्य का पुराना नाम? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न बनता है अरुणाचल प्रदेश से, पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है किसका? बिहार का। ठीक है, बिहार का, यह भी याद रखिएगा। चलिए अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि नॉर्वे को बोला जाता है। ठीक है। और चलिए भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, जैसा ही बताया है अभी मैंने कि रूस की मदद से कहां पर बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तुंगभद्रा नदी परियोजना कहां पर है? कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर है। चलिए
खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गंगटोक सिक्किम में है। ठीक है। मृदा की अम्लीयता को समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? तो चूना का प्रयोग करते हैं। टोडा, भील, गौंड, गारो। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कह रहा है, देखिए, तो सबसे बड़ी जनजाति है गौंड। ठीक है। पूछता है कि सबसे बड़ी भारत में जनजाति समूह कौन सा है? तो गौंड है। कहां पर भैया पाई जाती है? सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है। भील जनजाति यदि पूछता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो भील जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। इसके अलावा गुजरात हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर पाई जाती है। ठीक है, जैसा बताया है मैंने तमिलनाडु में। गारो जनजाति है, देखिए गारो हो गई, खासी, जैंतिया, तीनों जनजातियां कहां की हैं? मेघालय की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्लैंकटन, तो देखिए यहां पर आपको समझना है प्लैंकटन और नेक्टन, नेक्टन और वेंथस, वेंथस। तो देखिए जो पूछा जाता है कि प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहां पर है, तो देखिए ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन पर। ठीक, लेकिन कहां पर पाया जाता है? समुद्र की। तो देखिए सागर में बात करते हैं तो सागर में पादप प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्रकार है प्लैंकटन, जो कहां पर मिलेंगे? जहां तक सागर में उजेला पहुंचता है, लगभग 200 मीटर तक। ठीक है, लगभग 200 मीटर तक मिलेंगे आपको प्लैंकटन मिलेंगे, प्लैंकटन जीव मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, वहां पर मिलते हैं नेक्टन। और यदि पूछता है कि सागर की तली में, सागर की तली में कौन से जीव देखने को मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बेंथस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? एटेरोस्थेनिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, बारमूडा। इसके अलावा देखिए आंध्र महासागर, आंध्र महासागर। ठीक है, इसके अलावा एस आकार का महासागर किसको बोलते हैं भैया? जो अटलांटिक महासागर है उसको बारमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आंध्र महासागर के नाम से भी जानते हैं और एस आकार के सागर के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कह रहा है कि कौन से चक्रवात उठते हैं भैया? तो टॉर्नेडो। पूछता है देखिए कि सबसे खतरनाक कौन सा चक्रवात होता है? देखिए टॉर्नेडो होता है। ठीक, टॉर्नेडो की स्पीड की बात करते हैं 225 किलोमीटर प्रति आवर होती है। ठीक है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन कौन से हैं? हरिकेन हो गया। ठीक है, और टाइफून। ठीक है, तो सबसे कमजोर कौन सा होता है? हरिकेन होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे घातक विनाशकारी जो तूफान चक्रवात माना जाता है वो कौन सा होता है? टॉर्नेडो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई की बात करते हैं, देखिए 8598 मीटर है। ठीक है, भारत में देखिए सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन स्टोन है और कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट विश्व में, ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और कुल ऊंचाई कितनी है? 8829 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए 100 प्रश्न है, 100+ प्रश्न है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो सभी जितने भी बच्चे, ठीक है, यूपीआरओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, और यूपी पुलिस के लिए भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद। डेली 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, नमस्कार।